पीटीसी ऑनलाइन क्लासेस में आप तमाम विद्यार्थियों का पीएस प्रियदर्शी सर द्वारा हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग चल रहे हैं पार्ट 2 वीडियो में, जो साइंस का है। चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन एवं प्रकाश के अपवर्तन। इस चैप्टर को लेके हम लोग चल रहे हैं। यह लाइट चैप्टर है, लाइट ऑप्टिक्स फिजिक्स का है। 10th वाले के लिए आपका फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट है, इंटर वाले के लिए ऑप्टिक्स फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट है। तो इसके थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं। थ्योरी आपकी जो भी मन में कंफ्यूजन होगा, हमारे थ्योरी से आपके मन का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखें, आपको सब चीज समझ में आएगा। तो पार्ट 1 वीडियो खत्म हो चुका है, ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। जो बच्चे पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं वो पार्ट 1 ढूंढ के आप देख ले, यह पार्ट 2 वीडियो है। तो पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे गोलीय दर्पण। लिखिए आप लोग, गोलीय दर्पण से संबंधित टर्म्स या पद। गोलीय दर्पण से संबंधित पद। तो हम लोग जो पार्ट 1 वीडियो में पढ़े थे, इंट्रोडक्शन हम लोग देखे थे कि लाइट क्या होता है, दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, सभी का डेफिनेशन हम लोग देखे थे। तो हम लोग दर्पण देखे थे कि दर्पण 2 प्रकार का होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। दर्पण 2 प्रकार का होता है, समतल और गोल। और गोलीय दर्पण का फिर हम लोग 2 प्रकार देखे थे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अब हम लोग बात करेंगे कि गोलीय दर्पण से संबंधित पद। तो टर्म रिलेटिव राउंड मिरर, टर्म रिलेटिव राउंड मिरर। तो राउंड मिरर से रिलेटेड टर्म की बात करेंगे तो 1 नंबर आप दीजिएगा। अब पहला टर्म हम लोग लिखते हैं पोल, हिंदी होता है ध्रुव। तो हम लोग पोल के बारे में पढ़ेंगे कि पोल किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं, या दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, या गोलीय दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। सारे के सारे बात जो है बराबर है। ध्रुव पूछ ले, गोलीय दर्पण का ध्रुव पूछ ले, या दर्पण का ध्रुव पूछ ले, सामान्य बात है। तो बात हम लोग कर रहे हैं ध्रुव का। तो ध्रुव के बारे में आप लिखेंगे कि दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। क्यों नहीं लिख रहे हो? दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। तो आप इस चीज को लिखेंगे कि दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। इसे P से सूचित किया जाता है। तो आइए हम लोग चित्र बना के देखते हैं। ये है दर्पण, ये हम लोगों ने दर्पण लिया और ये दर्पण का मध्य बिंदु, ये दर्पण हो गया। इसका अगर मध्य बिंदु निकालेंगे तो इसका मध्य बिंदु यहां आएगा, यानी बीच का बिंदु। तो यही क्या कहलाएगा? ध्रुव। और इसको हम P से सूचित करेंगे। यह कहलाएगा ध्रुव और इसे हम लोग P से सूचित करेंगे। तो दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, इसे P से सूचित किया जाता है। बच्चों आप फिगर बना लीजिए, फिगर बनाइएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, जिसे P से सूचित किया जाता है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा है टर्म हमारा, दूसरा पद है ध्रुव के बाद है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, वक्रता केंद्र जो है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो वक्रता केंद्र का डिफिनेशन आप लिखिएगा कि वक्रता केंद्र का डिफिनेशन क्या होगा। दर्पण का वक्रता केंद्र किसे कहेंगे, दर्पण का वक्रता केंद्र का क्या परिभाषा है, इसको आप समझिएगा ध्यान से। तो वक्रता केंद्र क्या होता है? तो दर्पण लिखेंगे आप, दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहा जाता है। दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उस
के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसे C से सूचित किया जाता है। तो आइए आप देखिए कि ये कैसे बनेगा। मान लीजिए कि ये कोई गोले खोखला दर्पण है, ये इसका केंद्र होगा, ये इसका केंद्र होगा। तो हम दर्पण को इसी से काट के निकाले हैं, इसको हमने काट के निकाल लिया, इसको हमने काट के निकाल लिया और ये हमारा दर्पण हो गया। अब जो दर्पण जिस गोले का बना हुआ था उसी के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे, तो यही उसका वक्रता केंद्र हो गया। तो आप इसको निश्चित से समझेंगे, ये इसका वक्रता केंद्र है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे, यहां पर इसका पोल था, दैट मीन्स ध्रुव था, और ये वक्रता केंद्र हो गया। तो फिर से समझ लीजिएगा, दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहा जाता है। चित्र बना लीजिए, स्पष्ट हो जाएगा आपका। अगला तीसरा नंबर लिखिएगा। तो तीसरा नंबर हम लोग चलते हैं। तो तीसरा नंबर आप लिखिए वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो तीसरा नंबर हम लिखते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, दैट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वक्रता त्रिज्या के बारे में चर्चा करेंगे। तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है? तो वक्रता त्रिज्या होता है कि पोल, दैट मीन्स ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, ये वृत्त है, ये इसका व्यास हो गया, यहां से ये क्या हो जाता है? त्रिज्या हो जाता है। तो वही चीज तो हम लोग देख रहे हैं, वही चीज तो हम दर्पण में भी देख रहे हैं। इसी चीज को हम लोग दर्पण में देखते हैं कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है। तो वक्रता त्रिज्या होता है दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहता है। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। आइए चित्र बना के दिखाते हैं आपको। तो ये आपका दर्पण हो गया, ये दर्पण है, ये दर्पण का ध्रुव है जिसे हम लोग P से सूचित करते हैं। ये दर्पण का केंद्र है, वक्रता केंद्र, जिसको हम लोग C से सूचित करते हैं। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, ये इनके बीच की दूरी को इधर हम नहीं लेंगे, यहां तक की दूरी को, यहां से लेके यहां तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। इसको बड़ी R से सूचित किया जाता है, आप लिख लेंगे। तो P से लेके C तक की दूरी, यानी हम लिख सकते हैं PC बराबर R, PC बराबर R। तो यही हो गया, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। तो बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक की बटन जरूर दबाएं, और वीडियो में अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारे चैनल से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, हर सब्जेक्ट की, हर विषय की जानकारी मिलेगी। लगातार आप हमारे वीडियो को देखते रहें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो अभी हम लोग क्या पढ़े कि वक्रता दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको कि बड़ी R से सूचित किया जाता है। तो PC बराबर क्या हो गया? बड़ी R हो गया। अगला लिखिए मुख्य अक्ष। तीसरा नंबर आपको लिखाते हैं वक्रता त्रिज्या, ये शायद तीसरा नंबर था, चौथा नंबर आप लिखिए। चौथा नंबर लिखिए मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। इसको मेन एक्सिस कहा जाता है अंग्रेजी में, या प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। तो मेन एक्सिस, मेन एक्सिस। तो मुख्य अक्ष के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, या दर्पण का मुख्य अक्ष क्या होता है, इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो मुख्य अक्ष जो होता है बच्चों, वो होता है आपके, मुख्य अक्ष जो होता है वो होता है दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा।
दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहा जाता है। चित्र बना के दिखाते हैं आपको। ये आपका दर्पण हो गया। हर जगह आपको चित्र बनाना है, बिना चित्र का आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। ये दर्पण हो गया, ये इसका ध्रुव हो गया, और ये इसका सेंटर हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। और वह दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र को ये जो मिलाने वाली रेखा है, ये लंबी जहां तक जाएगी ये क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। तो ये जो रेखा है यही है मेन एक्सिस। यही क्या है? मेन एक्सिस है। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा है, या दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा है, उसी को मेन एक्सिस कहा जाता है। दैट मीन्स मुख्य अक्ष कहा जाता है। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो बच्चों आप इसे याद रखेंगे। हमारे बच्चे काफी तेज, काफी ब्रिलियंट हैं। आप हमारी बातों को समझ रहे हैं। अगर आप समझ रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी समझाने का प्रयत्न करें। तो और वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको काफी जानकारी मिलेगी। वीडियो को बीच में आप, और जहां आपको दिक्कत होती होगी लिखने में, आप हमारे वीडियो को पॉज करके, रोक करके आप लिख सकते हैं। फेयर जरूर कीजिए, इसको जरूर बनाइए। चलिए चलते हैं। मेन एक्सिस हो गया। अब चलते हैं हम लोग 5 नंबर में। 5वां पॉइंट लेते हैं, 5वां टर्म लेते हैं। तो 5वां टर्म है हमारा फोकस। फोकस, इसको अंग्रेजी में कहेंगे फोकल। फोकस को अंग्रेजी में फोकल कहा जाता है। तो फोकस के बारे में आप ध्यान से समझेंगे बच्चों। फोकस क्या होता है? तो फोकस होता है जब, लिखेंगे आप, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर दर्पण में आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद वह किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई मालूम पड़ती है, उसे फोकस कहा जाता है। फिर से मिला लीजिए, चित्र बना के दिखाते हैं आपको। ये दर्पण है, ये बच्चों दर्पण है। इसको हम बाहर से क्लियर करते हैं। हम क्या बोले उस चीज को आप फिर से मिलाइएगा। ये दर्पण का ध्रुव है, ये यहां पर दर्पण का सी है, वक्रता केंद्र, ये मुख्य अक्ष है। हमने आपको कहा जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर दर्पण में आपतित होती है, तो ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर दर्पण में आपतित हो गई। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर दर्पण में आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई मालूम पड़ती है, उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। इसे लिख लीजिएगा, इसे बड़ी एफ से सूचित किया जाता है। इसे बड़ी एफ से सूचित किया जाता है। ये हो गया आपका बड़ी एफ। एक बार चित्र बना लीजिए और एक बार फिर से मिला लीजिए। आइए फिर से मिला के बताते हैं आपको। जब प्रकाश की किरण दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलकर दर्पण में आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई मालूम पड़ती है, उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। इसे बड़ी एफ से सूचित किया जाता है। इसे बड़ी एफ से सूचित किया जाता है। तो बच्चों हमारे वीडियो को आप रोक रोक के अपना सारा पॉइंट को आप लिख सकते हैं। तो फोकस के बारे में हो गया। तो अगला लिखते हैं 6 नंबर, फोकस दूरी। तो 6 नंबर दीजिए और फोकस दूरी, दैट मीन्स इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फोकल लेंथ।
फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फोकल लेंथ के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, फोकल लेंथ क्या होता है। तो इसके बारे में होता है कि फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। इसे छोटी एफ से सूचित करते हैं। तो चित्र को आप फिर से बनाएंगे। देखिए हम फिर से चित्र को बनाते हैं, आप बढ़िया से समझिए। थोड़ी सी भी आपको दिक्कत नहीं होगी साइंस को समझने में, आप एकदम आसानी से साइंस समझ पाएंगे, कोई कठिनाई नहीं होगी। लाइट चैप्टर में आप हमारे वीडियो को पूरा देखें, हर वीडियो को देखें, आपको गहरी तरीके से आपको हर चीज याद हो जाएगा, वीडियो में ही याद हो जाएगा, दोबारा आपको याद करना पड़ेगा। ये दर्पण का ध्रुव हो गया, यह मुख्य अक्ष हो गया, यह सी हो गया, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष से समांतर प्रकाश आया, जाएगा कहां से, फोकस से आया, मुख्य अक्ष से समांतर चले गया फोकस से, और ये हो गया फोकस बड़ी एफ। हमने क्या लिखा है आपको, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को। तो फोकस से और ध्रुव के बीच की जो ये जो दूरी है यहां से लेके यहां तक, ये जो दूरी है, इसी दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी दूरी को कहेंगे फोकस दूरी। यानी पी एफ बराबर छोटी एफ हो जाएगा। पी एफ बराबर छोटी एफ, यानी पी और एफ के बीच की दूरी को छोटी एफ कहा है। दैट मीन्स फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा है। स्टार देकर के एक पॉइंट लिख लेंगे, स्टार देकर के यहां पे स्टार देकर के एक पॉइंट लिख लेंगे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। अब इस चीज को आप जो लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं, उसको पॉइंट में अगर हम लोग लिखेंगे तो हम क्या बताएं कि फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो एफ बराबर क्या हो गया, r/2, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, तो r बराबर 2f। तो दोनों पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, दोनों पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों ये हम लोगों ने फोकस दूरी को समझ लिए। अब हम लोग बात करते हैं, अब हमारी जो बातें होगी वो गोल दर्पण से संबंधित जो टर्म थे उसे हम लोगों ने देख लिया। गोल दर्पण से संबंधित जो टर्म थे उसको हम लोग देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं, जब प्रकाश किस दिशा से दर्पण में आपतित होगा और परावर्तन के बाद वो किस दिशा से लौटेगा, इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। तो अगला हच देकर के या स्टार देकर के लिखिए कि, स्टार देकर के लिखिए, स्टार देके लिखिए आप कि जब मुख्य अक्ष से समांतर चलकर, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर दर्पण में आपतित होती है तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर दर्पण में आपतित होती है तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। तो बच्चों इसी चीज को आप चित्र बना दीजिए। तो हम आपको क्या बताएं, हम आपको बताएं कि कोई प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर चलकर दर्पण में आपतित होती, परावर्तन के बाद कहां से लौटती है, तो परावर्तन के बाद फोकस से लौटती है। कहानी खत्म। तो पहला पॉइंट था कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर दर्पण में आपतित होगी तो परावर्तन के बाद किधर से लौटेगी, तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर लौटती है। जस्ट इसका उल्टा विपरीत आप लिखिए, अगला स्टार देकर के लिखिए कि जब प्रकाश की किरण
फोकस से होकर दर्पण में आपतित होती है। जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर दर्पण में आपतित होती है, जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर दर्पण में आपतित होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर लौटती है। फिर से मिला लीजिए, जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर के दर्पण में आपतित होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर लौटती है। चित्र बनाते हैं, सिर्फ डायरेक्शन अलग कर दीजिएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, डायरेक्शन अलग कर दीजिएगा। ये दर्पण है बच्चों, ये दर्पण का पोल है, ध्रुव, ये मुख्य अक्ष है, ये सी है। इस बार जो है प्रकाश की किरण किधर से अंदर कर रहा है, यहां पर एफ है। इस बार क्या कर रहा है, प्रकाश की किरण जो है दर्पण के फोकस से होकर अंदर आ रही है, यानी कि आपतित हो रही है। ये देखिए, हमने एक टॉर्च मारा दर्पण में, किधर से मारे, फोकस से होकर के। तो दर्पण के फोकस से होकर अगर प्रकाश किरण आपतित होगा तो परावर्तन के बाद किधर से लौटेगी, तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर लौटेगी। ये प्रकाश किरण लौट गई, मुख्य अक्ष के समांतर लौट गई। चित्र बना लेंगे आप लोग। तो आपने लिखा कि जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर दर्पण में आपतित होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। एरो बढ़िया से दीजिएगा, चित्र बढ़िया से बनाइएगा, चित्र थोड़ा बड़ा बनाइए, देखने में बढ़िया हो। फेयर में जो आप चित्र बनाएंगे, फेयर में जो आप ड्राइंग करेंगे, बिल्कुल चांद की सहायता से, स्केल की सहायता से और पेंसिल की सहायता से। एग्जाम में भी आप ये सारे चित्र पेंसिल और स्केल से बनाएंगे, पेन से बिल्कुल ही नहीं बनाएंगे। चलिए, ये जो आप गोला करेंगे, ये चांद रख के करेंगे। आप जो चांद को रखेंगे ना, तो वो आपको वो पूरी तरह से दर्पण के रूप में निकल जाएगा। चलिए, तो तीसरा पॉइंट लिखिए, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण में आपतित हो, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण में आपतित हो तो परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही लौट जाती है। अर्थात समझिए बढ़िया से, वक्रता केंद्र से अगर दर्पण में प्रवेश करेगी तो वक्रता केंद्र से ही लौट जाएगी। तो चित्र बनाइए, आप चित्र बनाइएगा, स्पष्ट हो जाएगा, मामला स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए, हमारे चित्र को देखिए, तीसरा नंबर का हम लोग चित्र बना रहे हैं। क्या लिखा है आपको कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण में आपतित हो, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण में आपतित हो। अब प्रकाश की किरण किधर से आपतित हो रहा है, वक्रता केंद्र से हो रहा है, तो लौटेगा किधर से, तो वक्रता केंद्र से ही लौट जाएगी। तो जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण में आपतित हो तो परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही लौट जाती है। तो ये हो गया आपका पोल, ध्रुव, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया वक्रता केंद्र और यहां हो गया फोकस। सवाल बोल रहा है कि जब प्रकाश की किरण किधर से प्रवेश कर रही है, प्रकाश की किरण जब वक्रता केंद्र से होकर दर्पण में प्रवेश करे, तो ये देखिए प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से दर्पण में प्रवेश किया, लौटेगी किधर से, तो बच्चों इसी से लौट जाएगी, इन्हीं की ओवरलैप हो जाएगा। इधर से आया और फिर रिटर्निंग इसी से चल जाएगा, आया इसी से, गया भी इसी से। तो बच्चों यही आपका फिगर होगा। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो फोकस से जाएगा,
अगर फोकस से आएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, और यदि वक्रता केंद्र से आएगा तो वक्रता केंद्र से जाएगा। ये तीनों बात याद रखिएगा। वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वक्रता केंद्र से अगर प्रकाश की किरण दर्पण में प्रवेश करता है तो वक्रता केंद्र से ही लौट जाती है। अब हम लोग बात करेंगे कि चित्र कहां कहां बनेगा, प्रतिबिंब कैसे कैसे बनेगा। तो दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, तो पहले हम लोग अवतल दर्पण में बनाएंगे, फिर उत्तल दर्पण बनाएंगे। उससे पहले प्रतिबिंब का आप लोग थोड़ा सा प्रतिबिंब का जो है परिभाषा लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे। तो लिखिए, अगला स्टार देके लिखिए प्रतिबिंब। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इमेज। आप मोबाइल में फोटो खींचते तो वहां पे इमेज लिखा हुआ था, यही प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे प्रतिबिंब के बारे में? प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं, कुछ भी पूछिए, आपको यही लिखना है। तो प्रतिबिंब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बच्चों, प्रतिबिंब के बारे में क्या चर्चा करेंगे? तो प्रतिबिंब कहते किसे हैं? तो दो किरणों के मिलते हुए मालूम पड़ने से, लिखेंगे आप, दो किरणों के मिलते हुए मालूम पड़ने से या वास्तविक कटान से, आप एक बार फिर से लिखेंगे, थोड़ा आगे में एक चीज मिला लगा दीजिए। जब दर्पण में दो किरणों के मिलान से या दर्पण में दो किरणों के मिलते हुए मालूम पड़ने से जो बिंदु का निर्माण होता है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो जब दर्पण में दो किरणों के मिलान से या किरणों के मिलते हुए मालूम पड़ने से जो बिंदु बनता है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो बच्चों, प्रतिबिंब का हम लोग परिभाषा देख लिए। आइए प्रतिबिंब बना के देखते हैं, फिर आगे हम लोग बनाएंगे। ये मान लेते हैं अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये इनका वक्रता केंद्र है, यहां फोकस है। हम लोग क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ऑब्जेक्ट दैट मींस वस्तु, एक वस्तु को हम लोग यहां रखते हैं। तो प्रतिबिंब बनने के लिए दो किरण चाहिए। पहला किरण आता है मुख्य अक्ष के समांतर चलकर। कहां से जाएगा बच्चों? तभी हम लोग पढ़े मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो फोकस से लौट जाएगा, फोकस से लौट जाएगा। और दूसरा किरण हम लोग लाते हैं वक्रता केंद्र से होकर के। तो जब वक्रता केंद्र से आएगा तो कहां से लौटेगा? तो बच्चों, वक्रता केंद्र से आएगा तो वक्रते केंद्र से लौट जाएगा। दोनों किरण कटा, यहां पर कट गया, यहां पर दोनों किरण कट गया। तो हम लोगों ने जो चीज अभी लिखा उसी चीज को हम चित्र के रूप में देख रहे हैं। जब दर्पण में दो प्रकाश की किरणों के कटने से या कटते हुए मालूम पड़ने से जो बिंदु बनता है उसको हम लोग प्रतिबिंब कहेंगे। तो ये जो AO है वो वस्तु है, OA क्या है? कोई वस्तु है, और IB क्या है? उसका प्रतिबिंब है। IB क्या है? उसका प्रतिबिंब है। तो OA वस्तु है, IB प्रतिबिंब है। आप बना लीजिए, प्रतिबिंब को पूरा बना लीजिए। तो प्रतिबिंब की हम लोग परिभाषा देख लिए कि जब दो किरणों के वास्तविक कटान से या दो किरणों के कटते हुए मालूम पड़ने से जो बनता है या जो बिंदु बनता है उसे प्रतिबिंब कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं प्रतिबिंब के प्रकार देखते हैं। अगला पॉइंट लिखिए आप, टाइप्स ऑफ इमेज। टाइप्स ऑफ इमेज, प्रतिबिंब के प्रकार।
टाइप्स ऑफ इमेज। दैट मीन्स प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब के प्रकार। तो बच्चों लिखिए, प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक नंबर वास्तविक प्रतिबिंब, दो नंबर काल्पनिक प्रतिबिंब। अब आप एक काम कीजिए, अब आप अगला पॉइंट लिखिए, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के बीच अंतर। दोनों में क्या अंतर है? वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के बीच अंतर। तो बच्चों आप पॉइंट बनाएंगे, डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड विजुअल इमेज। तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के बीच अंतर। तो आप लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के बीच अंतर लिख के डैश देंगे और यहां पर लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के बीच निम्नलिखित अंतर है। डैश देके लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के बीच निम्नलिखित अंतर है। तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के बीच निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ लिखिए वास्तविक प्रतिबिंब, एक तरफ लिखिए आप वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब दैट मतलब रियल इमेज हो गया। दूसरा लिखिए काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। काल्पनिक प्रतिबिंब दैट मीन्स वर्चुअल इमेज। इन दोनों के बीच में आपको अंतर लिखना है। तो एक नंबर लिखिए वास्तविक प्रतिबिंब में, एक नंबर दीजिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब में। अब आप लिखते जाइए। तो वास्तविक प्रतिबिंब में एक नंबर लिखिए, किरणों के वास्तविक कटान से बने प्रतिबिंब को, किरणों के वास्तविक कटान से बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। किरणों के वास्तविक कटान से बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक में लिखिएगा, किरणों के मिलते हुए मालूम पड़ने से, किरणों के मिलते हुए मालूम पड़ने से बने प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। किरणों के मिलते हुए मालूम पड़ने से बने प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यह हो गया पहला अंतर। दूसरा अंतर लिखिए दो नंबर। दो नंबर में आप दूसरा अंतर लिखिए। तो दो नंबर में जो दूसरा अंतर है वह है आपका कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब में लिखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तीसरा नंबर लिखिए, वास्तविक प्रतिबिंब में लिखिएगा, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब में लिखिएगा, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। और वास्तविक प्रतिबिंब में लिखिए, वास्तविक प्रतिबिंब में लिखिएगा, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है।
और काल्पनिक प्रतिबिंब में लिखिएगा इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। तो आप लिख लिए कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। यह तीन मुख्य अंतर होता है जिसको हम लोगों को पढ़ना होता है। हम लोगों ने प्रतिबिंब के तीनों अंतर को लिख लिए। एक और पॉइंट आपको लिखा देते, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। हालांकि दोनों का डेफिनेशन आपको लिखा दिए हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में अंतर भी देख लीजिए। तो आइए एक और पॉइंट आप लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। तो लिखिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बीच अंतर, डिफरेंस बिटवीन कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो अगला पॉइंट दीजिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बीच अंतर। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बीच क्या अंतर है ये आपको बताना है, दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो आप हमारे द्वारा बताए गए वीडियो को ध्यान से देखिए, अपने नोटबुक में नोट कीजिए, उसके बाद इसको फेयर में उतारिए, उसके बाद वीडियो को फिर दोबारा देखिए। आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको अन्य किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स पर लिखें, हम उस पर वीडियो बना के आपको देंगे, बशर्ते आप अधिक से अधिक बच्चों को शेयर जरूर करें, अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर जरूर करें। तो चलिए अगला है हमारा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बीच अंतर। तो आप यहां से लिखिए कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बीच निम्नलिखित अंतर है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बीच निम्नलिखित अंतर है। लिखने के बाद बीच में लकीर खींचिएगा, एक तरफ लिखिएगा अवतल दर्पण और दूसरे तरफ लिखिएगा उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण में 1 नंबर लिखिए पहला अंतर, उत्तल दर्पण में 1 नंबर लिखिए पहला अंतर। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बीच क्या अंतर है, इसी चीज को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, अंतर को हम लोग देख रहे हैं। तो आइए अंतर को हम लोग बखूबी देखते हैं, समझते हैं और इसका विश्लेषण करते हैं। तो 1 नंबर लिखिए, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का, या फिर लिख सकते हैं आप जिस गोल्य दर्पण का, अच्छा रहेगा गोल्य दर्पण ही लिखिए। जिस गोल्य दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जिस गोल्य दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जस्ट लाइक उसी तरह से आप उत्तल दर्पण में लिखिए, जिस गोल्य दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जिस गोल्य दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अगर परावर्तक सतह धंसा हुआ है तो वो अवतल दर्पण है, अगर परावर्तक सतह उभरा हुआ है तो वो उत्तल दर्पण है। ये इस मैटर में हम लोग देख चुके थे पहले भी। आइए इसका दूसरा अंतर लिखिए। तो अवतल दर्पण में लिखिए दूसरा नंबर, अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। और इसमें लिखिए आप उत्तल दर्पण में लिखिए,
उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ये दो अंतर हो गया। अवतल और उत्तल के बीच में तीसरा अंतर लिखिए। तीसरा नंबर लिखिए। अवतल दर्पण में सीधा और उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में सीधा और उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनता है। और उत्तल दर्पण में आप लिखिए, इसमें केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में आप लिखिए कि अवतल दर्पण में सीधा और उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में आप लिखिएगा कि उत्तल दर्पण में केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो तीन अंतर हो गया। चौथा अंतर लिखिएगा। चौथा डिफरेंस है, चौथा नंबर लिखिएगा कि अवतल दर्पण में बड़ा और छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में बड़ा और छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है। और उत्तल दर्पण में लिखिएगा, इसमें केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसमें केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ये चार मुख्य अंतर था जिसको हम लोगों को समझना था। यह चार मुख्य अंतर था जिसको हम लोगों को समझना था। हम लोग समझ चुके अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बीच में अंतर। अब थोड़ा सा हम लोग प्रयोग भी देख लेते हैं। एक पॉइंट लिखिए, शायद अंतिम पॉइंट होगी यह कि अवतल दर्पण का प्रयोग या अवतल दर्पण का उपयोग। एग्जाम में पूछता है अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। तो बच्चों आप लिखिए अवतल दर्पण का उपयोग, दैट मीन्स यूजेज ऑफ कनकेव मिरर। अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल हेडिंग दीजिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग। अंग्रेजी में लिखिएगा तो यूजेज ऑफ कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर का हम लोग उपयोग देखते हैं। तो इसमें लिखिएगा, एक नंबर लिखिएगा या ए नंबर लिख दीजिएगा, लिखिएगा हजामत बनाने में। ए नंबर पहला उपयोग जो है वह हजामत बनाने में या दाढ़ी बनाने में। तो दाढ़ी बनाने में या हजामत बनाने में हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो पहला हो गया हजामत बनाने में या दाढ़ी बनाने में। दूसरा लिखिए सोलर कुकर में, बी नंबर लिखिएगा। दूसरा उपयोग है सोलर कुकर में। तो सोलर कुकर जो है उसमें हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तीसरा लिखिएगा रोगियों के नाक, कान और गला जांच करने में। रोगियों के नाक, कान और गला या मुंह जांच करने में चिकित्सक के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। तो आप लिख लीजिए रोगियों के नाक, कान और गला जांच करने में। और चौथा उपयोग लिखिएगा सोलर भट्ठी में। चौथा उपयोग लिखिएगा सोलर भट्ठी में। सोलर कुकर में भी इसका उपयोग होता है और सोलर भट्ठी में भी होता है। और पांचवा उपयोग लिखिएगा मोटर गाड़ी के हेडलाइट में। मोटर गाड़ी के हेडलाइट में। ये बच्चों ये पांच उपयोग आप बखूबी याद रखेंगे। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को अंत तक देखें, तब आप अच्छे से फेयर बना पाएंगे। और हमारा फेयर से, हमारे लिखाए हुए चीज से आपके एग्जामिनेशन में मैक्सिमम क्वेश्चन आने की गारंटी है। आप क्वेश्चन को छोड़िए, आपकी पूरी फिजिक्स की जानकारी आपको मिल रही है। अगला पॉइंट लिखिए और लास्ट पॉइंट, इस वीडियो का लास्ट पॉइंट होगा, इस वीडियो का लास्ट पॉइंट होगा, इस वीडियो का लास्ट पॉइंट होगा उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग। अगला हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग, यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर। यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो बच्चों इसका एक ही उपयोग है, इसका एक ही उपयोग है, उसको आप लिख लीजिए। तो इसका एक उपयोग है, एक नंबर लिखिएगा, ए नंबर लिखिएगा, मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। मोटर गाड़ी के साइड मिरर या पश्च दृश्य दर्पण के रूप में, या साइड मिरर को हिंदी में
पार्श्व पृष्ठ दृश्य कांचता है। तो आप सीधा लिखिए कि उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो आप लिख लीजिए साइड मिरर के रूप में। तो हमारा यह आज का टॉपिक पार्ट 2 वीडियो समाप्त होता है। इसके पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में कैसे कैसे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो बच्चों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर मेरी वीडियो आपको स्लो लग रही तो आप फास्ट करके भी देख सकते हैं। 50 मिनट की वीडियो को आप 25 मिनट में भी देख सकते हैं। डबल स्पीड करके आप सुने, देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो बच्चों, इसी के साथ आप सबों को हैव अ नाइस डे। ओके, बाय।